नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान को उसकी सबसे बड़ी सजा अदालत नहीं, उसके अपने कर्म देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने दौलत कमाने के लिए अपने ही लोगों को पीछे छोड़ दिया। उसे लगता था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन एक दिन उसे दादी माँ की एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, बेटा कर्मों का हिसाब ऊपर नहीं, यही मिलता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में जो हुआ, उसने उसके घमंड को भी तोड़ दिया और उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। आइए सुनते हैं दादी माँ की चिट्ठी में आज की कहानी। कर्मों का हिसाब यही मिलता है। कृपया अंत तक बने रहें। बच्चों, दिल्ली, सर्दियों की एक धुंधली सुबह। सुबह के 7 बजे थे। शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन एक आदमी रात भर सो नहीं पाया था। उसका नाम था विवेक मल्होत्रा। देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक का मालिक। बिजनेस मैगजीन के कवर पर उसकी तस्वीर छपती थी। टीवी चैनलों पर लोग उसे सेल्फ मेड करोड़पति कहते थे। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे। लेकिन अगर कोई उस समय यानी सुबह उसके विशाल बंगले के अंदर झांकता तो उसे सफलता नहीं, सिर्फ सन्नाटा दिखाई देता। 10,000 वर्ग फुट का घर, लेकिन खाने की मेज पर सिर्फ एक प्लेट। ड्राइंग रूम में करोड़ों की पेंटिंग, लेकिन हंसी की एक आवाज नहीं। दीवारों पर लगी परिवार की तस्वीरें जिनमें मुस्कुराते चेहरे थे, और उन्हीं तस्वीरों के सामने एक आदमी बैठा था जो कई महीनों से खुलकर मुस्कुराया ही नहीं था। उसने कॉफी का कप उठाया, लेकिन पहला घूंट लेते ही उसे महसूस हुआ कप ठंडा हो चुका था। उसी समय उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, आर्यन, उसका इकलौता बेटा। विवेक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने तुरंत कॉल उठाई। हाँ बेटा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक ठंडी आवाज आई, मैं सिर्फ ये बताने के लिए फोन कर रहा हूँ कि इस रविवार मैं नहीं आ पाऊंगा। विवेक ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगले रविवार आ जाना। शायद अगले रविवार भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। विवेक हल्का सा हंसा। इतना काम? आर्यन ने बिना रुके जवाब दिया, काम नहीं, बस अब मैं उन लोगों के साथ समय बिताना चाहता हूँ जो मेरे लिए समय निकालते हैं। फोन कट गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। विवेक कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ आज वही शब्द उसी के पास लौट कर आए हैं जो कभी उसने अपने पिता से कहे थे, लेकिन उसने उस एहसास को तुरंत झटक दिया। बच्चा है, गुस्से में होगा, इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। विवेक की कंपनी का मुख्यालय कांच से बनी 35 मंजिला इमारत थी। नीचे सैकड़ों कर्मचारी, ऊपर उसका आलीशान कैबिन। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सभी कर्मचारी खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे की थकान कोई नहीं पढ़ पाया। मीटिंग शुरू हुई। एक नया प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उसका पुराना दोस्त और कंपनी का CFO राघव धीरे से बोला, विवेक एक बात पूछूं? हाँ, तू खुश है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विवेक मुस्कुराया, ये भी कोई सवाल है? राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। विवेक ने विषय बदल दिया, लेकिन राघव समझ चुका था। बाहर से लोहे जैसा दिखने वाला उसका दोस्त अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। शाम को ऑफिस से लौटते समय ड्राइवर ने पूछा, सर सीधे घर जाना है? कुछ पल सोचकर विवेक बोला, नहीं, पुराने घर चलो। ड्राइवर हैरान हो गया। वह घर जहां विवेक पिछले 10 सालों से गया ही नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद कार शहर के पुराने हिस्से में पहुंची। एक छोटा सा मकान, उतरी हुई पुताई, लोहे का पुराना गेट,
यही वह घर था जहाँ विवेक ने अपना बचपन बिताया था। यही उसकी माँ हर शाम तुलसी में दीपक जलाती थी। यही उसके पिता पुराने रेडियो पर समाचार सुनते थे और यही एक बूढ़ी औरत हर रात उसे कहानी सुनाकर सुलाती थी। वह थी उसकी दादी माँ। विवेक गेट पर कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, जैसे घर उसे पहचान रहा हो और वह घर को। तभी पीछे से आवाज आई, बाबूजी। वह मुड़ा। सामने करीब 70 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसका नाम था रामू काका, जो इस घर की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत दिन लगा दिए आने में। विवेक ने नजरें झुका ली। काम बहुत था। रामू काका हल्के से मुस्कुराए। काम तो पहले भी था, समय नहीं था। यह सुनकर विवेक के भीतर कुछ चुभा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर के अंदर धूल जमी हुई थी। पुरानी घड़ी बंद हो चुकी थी। रसोई वैसे ही थी जैसे उसकी माँ छोड़कर गई थी। विवेक धीरे धीरे हर कमरे को देख रहा था, हर चीज जैसे उससे कोई सवाल पूछ रही थी। कभी रामू काका बोले, बाबूजी, ऊपर वाले कमरे की सफाई करते समय एक लकड़ी का बक्सा मिला था। हमने सोचा शायद आपका होगा। विवेक ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कहाँ है? रामू काका अंदर गए और एक पुराना धूल से भरा सागौन की लकड़ी का बक्सा लेकर आए। बक्सा बहुत साधारण था, लेकिन उस पर हाथ से लिखी हुई एक पंक्ति विवेक की सांसें रोक देती है। इसे तभी खोलना जब तुझे लगे जिंदगी तुझसे हिसाब मांग रही है। उस लिखावट को देखते ही विवेक की आंखें भर आई। यह लिखावट उसकी माँ की थी। उसने धीरे से बक्से पर हाथ फेरा। सालों बाद उसे पहली बार अपने भीतर कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने बक्सा नहीं खोला। वह उसे अपनी कार में रखवा देता है। उसे क्या पता था, उस बक्से के खुलने से पहले जिंदगी उसके सामने ऐसे सवाल रखेगी जिनका जवाब उनके पास नहीं होगा। अगली सुबह विवेक हमेशा की तरह 5 बजे उठ गया। योग किया, समाचार देखे, कॉफी पी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उसकी पुरानी जिंदगी का आखिरी सामान्य दिन है। 9:30 बजे वह ऑफिस पहुंचा ही था कि उसकी सेक्रेटरी घबराई हुई अंदर आई। सर, राघव सर आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, भेजो उन्हें। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर आने वाला राघव वह आत्मविश्वासी इंसान नहीं था जिसे विवेक वर्षों से जानता था। उसके चेहरे पर पसीना था, आवाज कांप रही थी। विवेक, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? राघव ने लैपटॉप सामने रख दिया। स्क्रीन पर बैंक ट्रांजैक्शन खुले थे। कई करोड़ रुपए एक एक करके अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए जा चुके थे। विवेक की भौहें सिकुड़ गई। ये किसने किया? राघव ने मुश्किल से कहा, आदित्य। क्या आदित्य? कंपनी का सबसे भरोसेमंद जनरल मैनेजर। 15 साल से कंपनी में काम करता था, जिसे विवेक अपने छोटे भाई जैसा मानता था। राघव बोला, वह रात में सर्वर एक्सेस करके करीब 20 करोड़ लेकर गायब हो गया। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। विवेक कुर्सी से उठा। उसने पहली बार अपने सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस की। नहीं, आदित्य ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। उसी समय विवेक की नजर अपने कैबिन के कोने में रखे उस लकड़ी के बक्से पर पड़ी, जो वह कल ही पुराने घर से लाया था। एक पल के लिए उसे माँ की लिखावट याद आ गई, जब जिंदगी तुझसे हिसाब मांगने लगी। विवेक ने तुरंत नजरें फेर ली। ये सिर्फ एक संयोग है, उसने खुद से कहा। लेकिन कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान संयोग बन कर ही दरवाजा खटखटाते हैं। और विवेक अभी जानता नहीं था कि यह तो सिर्फ पहली दस्तक थी। असली हिसाब तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। राघव अभी भी विवेक के सामने खड़ा था। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी अधिकारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। 20 करोड़ रुपए किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन विवेक को पैसे की उतनी चिंता नहीं थी जितनी उस भरोसे की
जो उसके सामने टूट कर बिखर गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, पुलिस को सूचना दे दो। राघव ने सिर हिलाया, जी। तभी विवेक का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, नेहा कॉलिंग। नेहा उसकी पहली पत्नी। विवेक ने तुरंत फोन उठाया। हाँ नेहा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रोने की आवाज। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा, क्या हुआ? कुछ सेकंड बाद कांपती हुई आवाज आई। आर्यन, विवेक के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या हुआ? आर्यन को उसका एक्सीडेंट हो गया है। दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई हो। कहाँ है वो? सिटी हार्ट हॉस्पिटल। इसके आगे नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई। फोन कट गया। विवेक बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर भागा। पहली बार उसने अपनी कार का दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं किया। ड्राइवर पीछे पीछे भागता हुआ आया। सर, मैं चलाऊं? नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। उसने चाबियां ड्राइवर को दे दी। जल्दी चलो। कार हवा से बातें कर रही थी, लेकिन विवेक को लग रहा था जैसे हर रेड लाइट, हर ट्रैफिक उससे उसका बेटा छीन रहा हो। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। सुबह की फोन कॉल। मैं उन लोगों के साथ समय बिताना चाहता हूँ जो मेरे लिए समय निकालते हैं। विवेक ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सालों बाद उसने पहली बार मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। अस्पताल इमरजेंसी वार्ड के बाहर अफरा तफरी थी। विवेक दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। नेहा कुर्सी पर बैठी रो रही थी। जैसे ही उसने विवेक को देखा, वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो ठीक हो जाएगा ना? विवेक के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार इतने बड़े बिजनेसमैन को अपने पैसे, अपनी ताकत, अपनी पहचान सब बेकार लग रही थी। डॉक्टर बाहर आए। दोनों एक साथ उनके पास पहुंचे। डॉक्टर ने मास्क हटाते हुए कहा, अभी खतरा टल गया है। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर की अगली बात विवेक के दिल में तीर की तरह उतर आई। अगर उसे अस्पताल पहुंचने में 5 मिनट और देर हो जाती तो हम शायद उसे बचा नहीं पाते। विवेक की आंखें भर आई। उसने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ देर बाद उसे आर्यन से मिलने की अनुमति मिली। कमरे में मशीनों की हल्की आवाज गूंज रही थी। आर्यन की आंखें बंद थी, चेहरे पर खरोंचे भी थी, हाथ पर प्लास्टर भी था। विवेक धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था। विवेक फूट पड़ना चाहता था, लेकिन आंसू रोक गया। उसी समय आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने पिता को देखा। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, पापा। हाँ बेटा, आज पहली बार आप मेरे पास समय पर आ गए। बस इतना सुनते ही विवेक का सिर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह जानता था आर्यन सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा था, वह पिछले 15 सालों की बात कर रहा था। उस रात विवेक अस्पताल से सीधे अपने बंगले नहीं गया। न जाने क्यों उसके कदम उसे पुराने घर की तरफ ले गए। बारिश शुरू हो गई थी। सड़कें लगभग खाली थी। जब वह पुराने घर पहुंचा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। रामू काका सो चुके थे। विवेक ने चुपचाप दरवाजा खोला। बैठक में जाकर उसने वह लकड़ी का बक्सा सामने रख दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ की लिखावट बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसने कांपते हाथों से धीरे धीरे बक्से का ढक्कन खोला। अंदर कोई सोना नहीं था, कोई जेवर नहीं था, कोई वसीयत नहीं थी, सिर्फ सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी चिट्ठी। उसने उसे सावधानी से खोला। ऊपर लिखा था, मेरे बेटे विवेक के नाम। उसकी सांसें तेज हो गई। वह पढ़ने लगा। बेटा, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है जिंदगी ने तुझे वहां लाकर खड़ा किया है जहाँ इंसान अपने पैसों से नहीं, अपने कर्मों से मिलता है। याद रखना, भगवान सजा देने नहीं बैठते, वे सिर्फ हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जिस दिन तुझे लगे सब कुछ अचानक पूरा होने लगा है, तो सबसे पहले दूसरों को नहीं, अपने बीते हुए फैसलों की तरफ देखना, क्योंकि बेटा कर्म नहीं कभी भूलते।
वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। विवेक की आंखों से एक आंसू चिट्ठी पर गिरा। उसे पहली बार लगा जैसे उसकी माँ आज भी उसके सामने बैठी हो, लेकिन अभी उसे विश्वास नहीं था कि इन घटनाओं का उसके पुराने कर्मों से कोई संबंध हो सकता है। वह खुद से बोला, ये सब सिर्फ संयोग है। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसे ऐसा सच पता चलने वाला था जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। सुबह के 6 बजे विवेक की आंख खुली। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में बार बार माँ की चिट्ठी घूम रही थी। कर्म कभी भूलते नहीं। वह खुद से बोला, अगर सच में ऐसा होता तो दुनिया में कोई खुश रह ही नहीं पाता। वह तैयार होकर अस्पताल पहुंचा। आर्यन अब पहले से बेहतर था। नेहा बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। कई वर्षों बाद दोनों बिना किसी बहस के साथ बैठे थे। नेहा ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? विवेक पहली बार मुस्कुराया, शायद नहीं। नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह हमेशा हर बात में मजबूत दिखाई देता था, आज वह टूटा हुआ लग रहा था। उसी समय राघव का फोन आया। विवेक, एक जरूरी बात है। हाँ बोलो। आदित्य का कोई पता नहीं चला। लेकिन क्या? उसके घर से एक डायरी मिली है, उसमें लिखा है। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसमें बार बार एक ही नाम लिखा है। कौन सा? सुरेश। विवेक का चेहरा अचानक बदल गया। यह नाम उसने लगभग 20 साल से नहीं सुना था। सुरेश उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, जिसके साथ उसने कभी एक ऐसा काम किया था जिसे वह आज तक भूलना चाहता था। विवेक की धड़कनें तेज हो गई। उसे याद आया वही दिन जब उसने पहली बार अपने स्वार्थ के लिए किसी अपने को धोखा दिया था। क्या यह चिट्ठी उसी का एक संकेत था? क्या 20 साल पुराना एक फैसला आज लौट कर उसके सामने खड़ा था? और अगर पहला हिसाब शुरू हो चुका था तो अभी कितने हिसाब बाकी थे? विवेक ने कार की खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर काले बादल छा चुके थे। उसे पहली बार महसूस हुआ, तूफान बाहर नहीं, उसकी जिंदगी के अंदर आने वाला है। अस्पताल से लौटते समय विवेक के मन में एक ही नाम घूम रहा था, सुरेश। 20 साल, इतना लंबा समय बीत गया था, लेकिन कुछ नाम समय कभी मिटा नहीं पाता। उस रात विवेक अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। सामने माँ की चिट्ठी रखी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार बचपन घूम रहा था। साल 1999, हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा, सरकारी स्कूल, 8वीं कक्षा। विवेक और उसका सबसे बड़ा दोस्त सुरेश दोनों इतने गहरे दोस्त थे कि पूरा स्कूल उन्हें राम लक्ष्मण कहकर पुकारता था। सुरेश गरीब था। उसके पिता साइकिल ठीक करने का काम करते थे। कई बार वह बिना टिफिन के स्कूल जाता। तब विवेक अपनी माँ के हाथ का बना पराठा आधा उसे खिला देता। दोनों एक बेंच पर बैठते, एक ही मैदान में खेलते, एक ही सपने देखते। दोनों कहा करते थे, एक दिन बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन किस्मत दोनों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहाँ दोस्ती पैसों से हार जाएगी। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हुई। पहला इनाम था पूरे राज्य की छात्रवृत्ति। जो बच्चा जीतता उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाती। सुरेश बहुत मेहनती था। उसने महीनों तैयारी की थी। विवेक भी होशियार था, लेकिन उतनी मेहनत नहीं की थी। प्रतियोगिता से एक दिन पहले सुरेश अपनी पूरी प्रोजेक्ट फाइल विवेक को दिखाने आया। उसने मुस्कुराकर कहा, देख, अगर कहीं गलती हो तो बता देना। विवेक ने फाइल हाथ में ले ली। उसने हर पन्ना देखा और पहली बार उसके मन में ईर्ष्या पैदा हुई। अगर ये जीत गया तो उसी रात उसके पिता ने कहा, विवेक, तुझे ही जीतना होगा, हमारे पास आगे पढ़ाने के पैसे नहीं हैं। विवेक सारी रात सो नहीं पाया। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ भविष्य। सुबह
जब दोनों स्कूल पहुंचे, सुरेश अपनी फाइल ढूंढ रहा था। वह बार बार बैग खोल रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी फाइल कहाँ गई? विवेक चुप खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वह फाइल कहाँ थी। उसने रात में चुपचाप सुरेश की फाइल स्कूल के पीछे वाले पुराने कुएं में फेंक दी थी। प्रतियोगिता शुरू हुई। सुरेश रोता रहा, वह भाग भी नहीं ले पाया। विवेक जीत गया। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था। प्रधानाचार्य ने उसके गले में मेडल पहनाया, लेकिन भीड़ के पीछे एक लड़का खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू थे। सुरेश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप स्कूल से चला गया और उस दिन के बाद वह कभी स्कूल वापस नहीं आया। वर्तमान विवेक की आंखें भर आई। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक दिया। उसने खुद से कहा, मैंने ये क्या कर दिया था? उसे याद आया, उसने कभी सुरेश से माफी भी नहीं मांगी थी। उसने तो समय के साथ उस घटना को भुला ही दिया था, लेकिन क्या कर्म भूल गए थे। तभी रामू काका कमरे में आए। उन्होंने देखा विवेक रो रहा था। धीरे से बोले, बाबूजी रो देने दीजिए, कुछ आंसू 20 साल देर से निकलते हैं। विवेक ने चौंक कर उनकी ओर देखा। काका, अगर किसी से बहुत बड़ी गलती हो जाए तो क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? रामू काका मुस्कुराए। गलती का समय निकल सकता है, लेकिन पश्चाताप का नहीं। इतना कहकर उन्होंने माँ की संदूकची से एक और लिफाफा निकाला। मालकिन ने कहा था, पहली चिट्ठी पढ़ने के बाद अगर बाबूजी रोए तो ये चिट्ठी जरूर दे देना। विवेक के हाथ कांप गए, लेकिन विवेक को अभी नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। तो दोस्तों, यह था कहानी का पहला भाग। अगर कहानी पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल दादी की चिट्ठी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में।